Namaste. In the series of taking up very important developments in context of understanding United States of America, that is the revolution, civil war and aftermath. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये थर्ड सीरीज है जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कैसे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या इंपॉर्टेंट बदलाव आते हैं। जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की तो उसकी चर्चा ऑलरेडी हमने सीरीज नंबर 1 में की थी। उसके बाद वी डिस्कस्ड कॉलोनाइजेशन, हाउ इट टुक प्लेस। साथ में हमने चर्चा की कैसे अर्ली सेल्फ गवर्नमेंट आएगी, इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो हमने पार्ट 2 में चर्चा की। क्या अमेरिकन रिवॉल्यूशन एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन भी था, इस पर भी हमने कुछ फोकस डाला। हाउ डिड द अमेरिकन रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसकी भी चर्चा हमने इनडायरेक्टली की। अब लेकिन बात करने का समय है अमेरिकन सिविल वॉर। What was the impact of civil war on the United States of America? ना सिर्फ अमेरिका बल्कि whole world got impacted by that. That is why it is very important not to learn how to read texts but also learn how to interpret, and that is what we do through our different courses and through our different discussions. You are also welcome to join them, but you have to be authentic, you have to take your own ownership, and you have to be smart and broad minded. That is what even UPSC syllabus teaches. So American Civil War, क्योंकि सिविल वॉर सेंट्रल इवेंट है अमेरिकन हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस का। We say that it got independence by 1776 to 1783 events. लेकिन स्टेट तो क्रिएट हो गया, लेकिन उसके उसके कैरेक्टर का क्या होगा? That is why civil war between 1861 to 65 is going to determine what kind of nation US would be. दो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो कि रेवोल्यूशन नहीं सॉल्व कर पाया था। वन, क्या यूएस एक डिसॉल्वेबल कॉन्फेडरेशन है सोवरेन स्टेट्स का, और या फिर वो इनडिविजिबल नेशन है सोवरेन नेशनल गवर्नमेंट का। क्योंकि ये जो आइडिया है दैट दिस नेशन इज born out of a declaration that all men were created with an equal right to liberty, क्या ऐसा वाकई आइडली कंटिन्यू हो पाएगा? क्योंकि एट द सेम टाइम यूएस वाज हैविंग लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्लेव्स इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। दैट इज वाई ये दो अंडरस्टैंडिंग नेशन की और उसके कैरेक्टर की ये सिविल वॉर के कॉस्ट पे आएंगी, जिसमें 7 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान दे देंगे। So the time period between the Napoleonic Wars of 1815 to First World War, there is a churning going on in the US. At the same time, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ब्रिटिश रूल विल बी कमिंग अप विद देयर चार्टर्स। विलियम बेंटिक आएंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857 भी आएगा, और इवन 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आप कहेंगे कि गदर मूवमेंट के जो जड़ें थी वो भी सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाएंगी। क्या ऐसा नहीं लगता जिस यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद इकोनॉमिक डिफरेंसेस को समझा, खुद अपने सेक्शंस के बीच में स्लेवरी और लिबरलिज्म को समझा, डिफरेंट बिलीव्स ने जो गवर्नमेंट के बारे में, जैसे साउथ सोचता था कि स्टेट्स के राइट ज्यादा होने चाहिए जबकि नॉर्थ सोचते हैं कि यूनियन होना चाहिए। इब्राहिम लिंकन जैसे ग्रेट लीडर को आपने जगह दी। स्ट्रगल हुआ डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कि कैसा कंट्रोल होना चाहिए। डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ मर्ज हुई। एक तरफ आप स्लेवरी प्लांटेशन की बात करते हैं, एक तरफ आप फ्री एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और स्लेवरी को एक मोरल इश्यूज के रूप में देखा जाना। जब यूएस खुद इतने सारे पड़ावों से गुजरकर एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन बना, तो इंडिया के लिए कहां तक ये सोचना करेक्ट है कि वो पिछड़ा रह गया, वो बैकवर्ड रह गया, वो डेमोक्रेटिक कंट्री बनने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। So we have to understand and we have to have great belief and also understanding of what actually India as a nation, in spite of being so diverse, went through. इसीलिए जब हम बात करते हैं कि कैसे यूएस सिविल वॉर के दौरान एक सिस्टमिक अप्रोच से राइज करेगा, तो हेयर यू कैन सी दिस इज फ्री स्टेट, और रेड में जितना भी है दैट इज अ स्लेव स्टेट। कुछ ऐसी टेरिटरीज थी दे वर ओपन टू स्लेवरी ऑलरेडी मार्क्ड, और ऐसी भी कुछ टेरिटरी थी जो स्लेवरी के लिए क्लोज थी। सो विद इन द सेम कंट्री, विद इन द सेम नेशन, देयर आर सो मेनी थॉट्स
और दे वर बाउंड टू यू नो एक्सप्लोड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और ऐसा ही हुआ। क्योंकि ये जो मैप इलस्ट्रेट कर रहा है, साउदर्न स्टेट्स दे सेसीडेड फ्रॉम द यूनियन एंड दे फॉर्म देयर ओन कॉन्फेडरेसी इन 1861, दैट इज द बिगनिंग ऑफ द सिविल वॉर। हाँ जी, 1860s जब इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है और हम अंग्रेजों की जड़ें हिलाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी ब्रिटिश, द मदर कंट्री ऑफ बोथ द यूएस in one way and also colonizer of India, it was understanding very well what was going on. Major events: South Carolina is seceding from the Union in 1860s. उसके बाद 1861 में कॉन्फेडरेट फोर्सेस जो है वो अपने झंडे को बुलंद कर देती हैं, अमेरिकन झंडे को नीचे कर दिया जाता है और वो अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर द वन हु आर हैविंग आवर ओन इंडिपेंडेंस, आवर ओन पावर। लेकिन कॉन्फेडरेट फोर्सेस बैटल ऑफ शीलोह के बाद रिट्रीट होने पर मजबूर हो जाती हैं। बैटल ऑफ एनी टाइम, तो नाम अगर आपको एक भी याद रह जाए, दो नाम भी अगर आपको याद है, दे कैन रियली हेल्प यू इन राइटिंग ए वेरी गुड आंसर in the mains examination, especially if you are having an history optional or even in general studies. जनरल विलियम शर्मन वो साउथ अटलांटा को इन्वेड करते हैं और आप ये देखते हैं कि 1864 में अब्राहम लिंकन री इलेक्ट भी हो जाते हैं। अब्राहम लिंकन 1863 में इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन करते हैं, जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि स्लेवरी को एक बहुत ही डेमोक्रेटिक एलिमेंट मिलेगा और स्लेवरी एक ऐसा इमोशनल स्टेप होगा जिससे यूनिटी की भी बात आगे बढ़ेगी। 1865 में कॉन्फ्रेड जनरल रॉबर्ट ली सरेंडर कर देते हैं। दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। So, very important thing from the examination perspective is to understand not the events but the process behind it. When in 1862, after the first inauguration of Lincoln, he is enlisting African Americans in the Union militia. And it is actually helping the Americans to understand the gravity and also at the same time enjoy the greatness of human together. क्योंकि सब जब मिलकर अमेरिका के अमेरिका की एक एकता के लिए जब लड़ते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। 1864 तक अटलांटा कैप्चर कर लिया जाएगा और प्रेसिडेंट को दोबारा से, लिंकन को दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया जाएगा। बट इवन आफ्टर दैट देयर विल बी असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन in 1865. At the same time, in the same year, there is ratification of the 13th Amendment also. So, जैसा कि मैंने आपसे बोला, सेसेशन की कोई भी ग्रेव कॉज नहीं होता, बस ये बात कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, हम आपके साथ रहना नहीं चाहते। और स्लेव स्टेट्स इस चीज को मानते चले गए और उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन जवाब में जो नॉर्दर्न का ओरिजिनल गोल था कि हमें वॉर को रोकना है और यूनियन को रिस्टोर करना है, वो स्ट्रेटेजी उन्होंने टोटल वॉर में कन्वर्ट कर दी। यानी ओल्ड साउथ का जो माइंडसेट है, ओल्ड साउथ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओल्ड साउथ का जो वे ऑफ लाइफ है, उसको ही लिंकन ने पूरी तरीके से, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी को भी पूरी तरीके से उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की और बदलने की सोची। अपने आप में बहुत ज्यादा हिस्टोरिक और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट था। इससे न्यू बर्थ ऑफ फ्रीडम हम मानते हैं ऐसा हो जाता है। 1865 तक ऐसा हुआ और लॉन्ग पेनफुल प्रोसेस जो नेशन बिल्डिंग का है वो अपने आप में बन के आता है। तो जब इंडिया में हम बात करते हैं हमें मिल के रहना है, इंडिया ने जब बात की कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, इंडिया ने जब बात की कि हमारा नेशनल एंथम भी ऐसा कहता है, तो फिर उसमें कौन सी गलत बात है? हम उसके लिए क्यों ना अपना बेस्ट एफर्ट पुट अप करें। मिलिट्री इंपैक्ट हुआ, सिविल वॉर सॉ दैट न्यूमरस मिलिट्री इनोवेशंस जैसे कि आयरन क्लैड्स, रेल रोड्स, टेलीग्राफ्स, इन सब का यूज हुआ, मॉडर्न वॉरफेयर हुआ, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट हुआ, रीजनल और रेशनल टेंशंस, रेशियल टेंशंस अब तक आप देख सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में भी रहेंगी, लीगल इंपैक्ट भी हुआ। आप कह सकते हैं हिबस कॉर्पस, मार्शल लॉ, रोल एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये सारी चीजों पर चर्चा हुई। जो नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स थे उनके अंदर एनिमिसिटी की गहराई इतनी ज्यादा थी कि रेल रोड तक के कनेक्शंस को डिस्ट्रॉय करने की बात कर दी गई थी। Before the Civil War, the Constitution was adopted, and 49 out of the 72 years the presidents were from the slave states. लेकिन क्या 1865 के बाद अगले 100 साल में भी ऐसा हो पाएगा? America was divided into two socio-economic and cultural systems, एक agriculture society based on slavery, एक entrepreneurial society, capitalist society based on free labor, जिसकी हमने चर्चा की। तो
अगर रेन ऑफ टेरर की अब बात करूं मैं, रेन ऑफ टेरर, इट इज, डोंट कंफ्यूज इट विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हिच वी हैव आल्सो डन सेपरेटली। ये टर्म यूज की जाती है डिस्क्राइबिंग अ वेव ऑफ वायलेंस एंड लॉलेसनेस इन द साउदर्न स्टेट्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। जब आप अफ्रीकन अमेरिकन और यूनियन सिंपथाइजर्स को टारगेट करने की बात थी। वायलेंस वाज परपेट्रेटेड बाय कॉन्फेडरेट सिंपथाइजर्स, पैरामिलिट्री ग्रुप्स। इम्पैक्ट क्या हुआ? डिविस्टेटिंग इम्पैक्ट होगा, फिजिकल वायलेंस होगा, सप्रेशन ऑफ सिविल राइट्स एंड इम्पोज्ड फियर एंड इंटिमिडेशन। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ? देयर इज अ डीपेंड डिवीजन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, और कॉम्प्लिकेटेड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स होंगे, यानी कि बाद में भी आप ये कह लीजिए दोनों एक दूसरे को फूटी आग में नहीं सुहाएंगे। लेकिन इससे फेडरल इंटरवेंशन होगा, लॉ बनेंगे, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, और लास्टिंग लेगेसी तो यही है कि अमेरिकन सोसाइटी रेशियल वायलेंस के बावजूद, टेंशन के बावजूद भी आगे बढ़ती चली जाएगी इवन टिल दिस डे। सो अमेरिकन सिविल वॉर, उसके बहुत सारे इंपैक्ट थे। आप कह सकते हैं सोशल चेंज होगा, इमेंसिपेशन ऑफ 3.5 मिलियन स्लेव्स अलाउइंग ब्लैक अमेरिकन टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। लेकिन और भी तरह के कानून आएंगे, सेग्रीगेशन रहेगा शुरू में, वो आगे चल के दूर होगा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होगा, नॉर्थ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाएगा, फेडरल पावर्स बढ़ जाएंगी, फेडरल गवर्नमेंट की पावर जो है वो लेजिस्लेशन के ऊपर बढ़ती चली जाएगी। और इस वॉर से आप कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, आर्म्स, एम्यूनेशन को भी लिया जाएगा। दिस वॉर विल बी द फर्स्ट वन जहां पर लैंड एंड वाटर माइंस का यूज किया जाएगा, एरियल रिकनेसा होगा, और यहाँ तक कि एक सबमरीन भी एक सिस्टम आएगा जो कि जहाज को भी डुबा सकता है। न्यूज़पेपर की कवरेज पहली बार ऐसे ऐसे इवेंट को कवर करेगी, और मेडिकल केयर भी फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज मेडिकल केयर ट्रूप्स को सिस्टमेटिकली मिलनी शुरू होगी। तो कौन कहता है कि मॉडर्नाइजेशन एक दिन में आ जाता है? कौन कहता है कि मॉडर्नाइजेशन एक ही राष्ट्र से सीखा जा सकता है? कौन कहता है कि इंडिया ने जो अपना सिस्टम, इंडिया का जो, भारत का जो एक चरित्र, जो एक सांस्कृतिक चरित्र और भारत की जो ग्रेटनेस शुरू से रही है, उसके पीछे भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। दैट इज वाई एग्जामिनेशन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कॉमन पॉइंट्स, व्हाट आर द पॉइंट्स विच वी कैन अडेप्ट एंड अंडरस्टैंड। इसीलिए जब आप previous year questions को देखते हैं, if I could save the union without freeing any slave, I would do it. If I could save by freeing all the slaves, I would do it. If I could save by freeing some and leaving other, I would also do that. इस पे आप कमेंट आराम से कर सकते हैं। Examine the issues involved in the American Civil War, इसकी भी आप बात कर सकते हैं। 600 men 600,000 men died, union were preserved, slaves were freed, a nation conceived in liberty and dedicated to the all men that are created equal have survived its most terrible ordeal, सबसे कष्टदायी समय को बिताया, इसकी हमने चर्चा की। ए हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, आई बिलीव दिस गवर्नमेंट कैन नॉट इंड्यूर द परमानेंट फिक्सचर इन टर्म्स ऑफ हाफ फ्री पीपल, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, इसकी भी हमने चर्चा की। लिंकन में thesis was that slavery issue had to be decided one way or the other and could no longer be evaded by compromise। जब हमने टोटल वॉर की बात की, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। कमेंट इन दिस लाइट हिज रोल, बाकी आप विकिपीडिया से पढ़ लीजिए, थोड़ा सा एक पैशनेट रीडिंग कर लीजिए, यू विल बी लविंग इट। In the American Civil War, the victory of North had many consequences. Some were direct, some were obvious, and there were indirect American developments were perhaps even more important, जिसकी हमने चर्चा कुछ हद तक की। For more details and for understanding and discussions, please join our courses and our programs so that you can get success with your own hard work, own efforts, and can contribute not only to the nation but also to humanity at large. Thank you very much.